मेरी गर्लफ्रेंड मुझे ज़ोंबी एपोकलिप्स में छोड़कर चली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी पावर यूजलेस थी। जाते वक्त उसने मेरे मुंह पर एक खाली नूडल्स का कप फेंका और बोला तुम्हारे साथ रहकर मैं भूख से मर जाऊंगी। उसे क्या पता था भाई खाली कप मेरी लाइफ बदलने वाला था। मैंने हिस्ट्री की सबसे यूजलेस एफ रैंक एबिलिटी अवेकन की, एक ऐसी पावर जो एक मीटर की रीडेस में किसी भी बिना जान वाली चीज को असली हालत में ला सकती थी। लेकिन प्रैक्टिकल में देखो तो एक बुक को रिन्यू करो तो वो बुक ही रहती, टावल को रिन्यू करो तो टावल ही रहता है। इसीलिए ज़ोंबी एपोकलिप्स के तीसरे महीने में मेरी गर्लफ्रेंड ने लास्ट हाफ पैकेट बिस्किट उठाया और बिना पीछे देखे किसी और आदमी की कार में बैठ गई। जाने से पहले उसने मेरे पैरों के पास एक नूडल्स का कप फेंका जैसे किसी कुत्ते को भीख दी जाती है। वो कहती है बेबी मुझे ब्लेम मत करो, तुम्हारी एबिलिटी बहुत यूजलेस है, तुम्हारे साथ रहकर मैं भूख से मर जाऊंगी। मैं डेस्परेशन में उस एम्प्टी कप को घोर रहा था। कंटेनर ठीक है। अचानक एक अजीब सा थॉट मेरे दिमाग में आया। जब मैंने वो कप खोला अंदर परफेक्टली अरेंज नूडल थे और 3 सीजनिंग पैकेट भी। मैं बिल्कुल शॉक रह गया। मेरी एबिलिटी यूजलेस नहीं थी, हम सब ने इसे गलत समझा था। असल हालत में वापस लाने का मतलब ये नहीं था कि उसे एक सेकंड वाली स्टेट में लाना, बल्कि उस स्टेट में जब वो फैक्ट्री से बना था। एक खाली नूडल कप की असली हालत होती है ब्रांड पैकेट नूडल्स। उस मोमेंट पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से नहीं एक्साइटमेंट से। मैंने आसपास देखा, एक लूटेड कन्वीनियंस स्टोर था, टूटे हुए स्नैक वेपर्स, एम्प्टी बोटल्स। दूसरों के लिए सब कचरा था, मेरे लिए कभी खत्म न होने वाला खजाना। मैं तुरंत नूडल्स कुक करने नहीं गया। एपोकलिप्स में खाने की स्मेल ज़ोंबीज या लोगों को अट्रैक्ट कर सकती थी। मैं शांति से वेयर हाउस के सेकंड फ्लोर पर गया और दरवाजे को शेल्फ से बंद कर दिया। सेव होने के बाद मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एम्प्टी नूडल कप को नया बना दिया। 10 मिनट के बाद मेरे सामने 60 नूडल पैक्स का ढेर था। कूल डाउन 10 सेकंड मतलब अनलिमिटेड खाना। फिर एक एम्प्टी वाटर बोतल जिसे मैंने नया बनाया। 500 ml साफ पीने के पानी, बिल्कुल नया फर्स्ट एड किट। एपोकलिप्स में सबसे वैल्यूएबल रिसोर्सेज अब मेरे लिए अनलिमिटेड थे। लियो युआन, तुमने कहा था मेरी एबिलिटी यूजलेस है, बस वेट करो। ऐसा दिन आएगा जब तुम मेरे सामने घुटने टेक कर खाना मांगोगी। अगले 3 दिन तक मैं वेयर हाउस में बंद रहा। चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट सब रिन्यू किया। रूम का आधा हिस्सा ड्रिंक और वाटर से भर गया। सबसे इम्पोर्टेंट एक एम्प्टी गैस सिलेंडर और एक मिनी स्टोव। फाइनली गर्म खाना। मैं रो पड़ा जब मैंने नूडल्स खाए। एपोकलिप्स के बाद पहली बार इतना पीसफुल खाना खाने के बाद मेरा दिमाग फिर से काम करने लगा। यहाँ छुपना सोल्यूशन नहीं था। ये स्टोर जल्दी या तो ज़ोंबीज या सर्वाइवर्स के हाथ लग जाएगा। मुझे एक सेफ बेस चाहिए और वेपन्स भी। सिर्फ फूड और वाटर होने का मतलब है तुम एक बकरा हो जो सेक्रीफाइस होने का वेट कर रहा है। मैंने जितना हो सका उतना सामान 2 बड़े बैकपैक्स में भर लिया। फिर डोर हल्का सा खोला और बाहर झांका। सड़क पर कुछ ज़ोंबीज इधर उधर भटक रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और हाथ में टाइटली पकड़ा एक फ्रूट नाइफ जो मैंने रिन्यू किया था। टाइम आ गया था निकलने का। स्टोर से निकलना थोड़ा रिस्की था, लेकिन बिना दिक्कत के मैं पीछे वाली गली के कॉम्प्लेक्स रूट का यूज करके ज्यादा ज़ोंबीज से बच गया। कभी कभी अगर कोई अकेला ज़ोंबी मिलता मैं एक फ्रेश कोका कोला कैन उस पर फेंकता। जब वो हिलता मैं सीधा नाइफ से फिनिश कर देता। मेरा टारगेट था सिटी के वेस्ट में लोआन रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स। ये सिटी का फेमस लग्जरी एरिया था, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और हाई वॉल्स के साथ। शायद एपोकलिप्स के स्टार्टिंग फेज में ये सर्वाइव कर गया। और सबसे इम्पोर्टेंट वहीं मेरे पेरेंट्स रहते थे। जब एपोकलिप्स स्टार्ट हुआ मैं कॉलेज में था और उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया। उन्हें ढूंढना ही मेरा इकलौता गोल था। लेकिन लोआन तक का सफर उतना इजी नहीं था जितना मैंने सोचा था। सिटी कंप्लीटली जाम हो चुकी थी, कार्स ने रोड ब्लॉक कर रखी थी। रास्ते में मैंने बहुत सारी ट्रेजेडीज देखी। लोग एक दूसरे से सप्लाईज के लिए लड़ रहे थे। तब मुझे समझ आया लियो युआन की बेट्रेयल तो बस शुरुआत थी। इस दुनिया में ह्यूमैनिटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। तीसरे दिन की शाम तक मैं फाइनली कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंच गया। बड़ा सा दरवाजा बंद था और ऊपर गार्ड्स दिख रहे थे। ये क्लियरली एक सर्वाइवर बेस बन चुका था। मैं थोड़ा दूर छुपकर ऑब्जर्व करता रहा। एंट्री के लिए इंस्पेक्शन पास करना जरूरी था, इसलिए मैंने अपने सप्लाईज का ज्यादा हिस्सा छुपा दिया एक हिडन अंडरग्राउंड ड्रेन में। सिर्फ 2 वाटर बोतल और एक बिस्किट का पैक रखा। फिर मैं गेट की तरफ बढ़ा एक नॉर्मल सर्वाइवर बन के। रुको, कौन है वहाँ? ऊपर से एक आवाज आई। मैंने हाथ उठा दिए। मैं यहीं का रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम ली फान है, बिल्डिंग 17 में रहता हूँ। ऊपर से कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई, जैसे वो वेरीफाई कर रहा हो। बिल्डिंग 7 लिन फान। थोड़ी देर बाद आयरन गेट हल्का सा खुला और एक आदमी बाहर आया, हाथ में स्टील पाइप पकड़े हुए। वो बोला आईडी दिखाओ। मैंने तुरंत पॉकेट से अपना आईडी कार्ड निकाला और उसे दे दिया। फिर मुझे ऊपर से नीचे तक चेक किया। फिर उसने कहा अकेले हो, तुम्हारे सप्लाईज कहाँ हैं? ये सुनते ही मैंने सर झुका लिया और हल्की सी डर भरी आवाज में बोला रास्ते में सब लूट लिया गया, मेरे पास सिर्फ यही थोड़ा सा खाना बचा है। वो आदमी थोड़ा शक में लग रहा था, लेकिन मेरी हालत देखकर उसने गार्ड डाउन कर दिया। उसने कहा ठीक है अंदर आओ, याद रखना यहाँ का रूल है नए लोग अपने आधे सप्लाईज जमा करते हैं। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया, लेकिन मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। मैंने बिना कुछ बोले एक वाटर बोतल और हाफ बिस्किट का पैकेट उसे दे दिया। उसने चीजों को देखा, आंखों में थोड़ा शक था, लेकिन उसने मुझे अंदर आने दिया। जैसे ही मैं अंदर आया मैंने गहरी सांस ली। अंदर का सीन थोड़ा बेटर था, अभी भी टेंशन थी। कुछ लोग पेट्रोल कर रहे थे, कुछ लोग डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर रहे थे और औरतें और बच्चे एक जगह सेफ रखे गए थे। ये जगह एपोकलिप्स के बीच एक छोटा सा सेफ जोन लग रही थी। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर एक आंटी ने मुझे बताया ये पूरा कॉम्प्लेक्स अब एक आदमी के कंट्रोल में है।
ब्रदर बाओ, पहले वो यहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर था, लेकिन एपोकलिप्स के बाद उसने अर्थ टाइप एबिलिटी अवेकन की और अपनी टीम बना ली। अब वो यहाँ का लीडर है। उसने कहा यहाँ रहना है तो कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, काम करो, पॉइंट्स लो और उसके बदले खाना मिलेगा, ज्यादा चाहिए तो पेट्रोल ज्वाइन करो। मैंने अपनी वीक बॉडी का एक्सक्यूज दिया और किसी टीम में ज्वाइन नहीं किया। मेरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, मेरे पेरेंट्स। मैं सीधा अपने घर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा मेरे पैर रुक गए। दरवाजा तोड़ दिया गया था, अंदर सब कुछ लूटा हुआ था। मेरा दिल सीधा नीचे गिर गया। मैं तुरंत अंदर दौड़ा और चिल्लाया मॉम डैड, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। रूम में हल्की सी मिट्टी थी, मतलब वो लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ से गए थे। ग्राउंड पर कुछ निशान थे लेकिन खून नहीं था। ये एक अच्छी बात थी, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं वहीं फ्लोर पर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था उन्हें कहाँ ढूंढूं। तभी बाहर से फुटस्टेप आए और आवाज आई। मैंने तुरंत सर उठाया। दो आदमी दरवाजे पर खड़े थे। उनमें से एक गंजा था और उसकी नजर बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थी। मैंने उसे पहचान लिया। ये ब्रदर बाओ का एक स्क्वाड का कैप्टन था। लोग इसे स्कॉर्पियन कहते हैं। स्कॉर्पियन अपनी जीप से अजीब हरकत करने लगा, जैसे वो किसी शिकार को देख रहा हो। उसने कहा इस घर के मालिक कुछ दिन पहले ब्रदर बाओ को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं दे पाए, इसलिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। अब ये घर हमारा है। मेरी आंखें सिकुड़ गई। फिर मैंने कहा मेरे पेरेंट्स, उनके साथ क्या किया तुमने? हमने बस उन्हें बाहर निकाला। एपोकलिप्स में वीक लोगों का यहाँ एंड होता है। फिर उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा लेकिन तुम थोड़े यूजफुल लग रहे हो। अगर तुम हमारे लिए काम करो तो शायद तुम्हें यहाँ रहने दे। उस वक्त तक मैं समझ रहा था ये सेफ प्लेस है, लेकिन यहाँ भी स्ट्रॉन्ग ही रूल करते हैं। जब वो लोग मेरे पास आने लगे, मैंने चुपके से अपना हाथ बैकपैक के साइड पॉकेट में डाला जहां मेरा फ्रूट नाइफ था। मैं रेडी था, अगर जरूरत पड़ी तो मैं लड़ूंगा। लेकिन उसी मोमेंट दरवाजे से एक ठंडी आवाज आई, रुको। स्कॉर्पियन तुरंत फ्रीज हो गया। उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, ब्लैक कॉम्बैट सूट और हाथ में एक स्वॉर्ड, ब्लेड पर फ्रेश खून के दाग। उसके पीछे उसकी टीम थी, सब डेंजरस ओरा के साथ। मैंने उसे पहचान लिया। ये थी सैन लिंग, गार्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग स्क्वाड की कैप्टन। कहते हैं उसने रेयर मेटल टाइप एबिलिटी अवेकन की है। उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट अननोन है। वो ब्रदर बाओ की सबसे ट्रस्टेड फाइटर है। उसने स्कॉर्पियन को इग्नोर किया और सीधा मुझे देखा और उसने कहा यहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मुझे चांस मिला मैं तुरंत बोला ये लोग मुझे जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहते हैं। स्कॉर्पियन पैनिक में आ गया और कहा कैप्टन सैन, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पेरेंट्स ने पॉइंट नहीं दिए, हम बस घर लेने आए हैं। सैन लिंग की आवाज ठंडी थी लेकिन प्रेशर बहुत हैवी था। उसने कहा एक घर लेने के लिए दो लोग काफी नहीं होते, क्यों दरवाजा ब्लॉक किया हुआ है। स्कॉर्पियन तुरंत चुप हो गया। चले जाओ, बस इतना ही बोला उसने। स्कॉर्पियन ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, अपने आदमी को लेकर तुरंत निकल गया। डेंजर खत्म होते ही मेरी बॉडी रिलैक्स हो गई और मैं ऑलमोस्ट गिर गया। सैन लिंग ने मुझे देखा और उसने कहा उनसे दूर रहना। फिर वो मुड़कर जाने लगी। मैंने तुरंत उसे रोका। कैप्टन सैन, क्या आप जानती हैं मेरे पेरेंट्स कहाँ गए हैं? उनका नाम ली यांग और हान शिव में है। उसने थोड़ी देर सोचा, लगता है सुना हुआ है। ब्रदर बाओ ने जो वीक लोग थे उन्हें नॉर्थ गेट के बाहर एक अबेंडन फैक्ट्री में भेज दिया था। मेरा दिल जोर से धड़का। फैक्ट्री, वहां ना फूड है ना प्रोटेक्शन, मतलब डेथ सेंटेंस। जैसे ही वो चली गई मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया। मुझे अभी जाना होगा। मैंने एक चॉकलेट बाहर निकाला और खा के थोड़ी एनर्जी बढ़ाई। फिर मेरी नजर एक स्टील पाइप पर गई जो स्कॉर्पियन छोड़ गया था। थोड़ा गंदा और टेढ़ा था। मैंने हाथ रखा, रिन्यू। अगला मोमेंट एक बिल्कुल नया चमकता हुआ स्टील पाइप मेरे हाथ में था। लेकिन ये काफी नहीं था। मैं किचन में गया और अपने फादर का सर्वाइवल किट निकाला। अंदर था एक मिलिट्री शोवल, एक एक्स और एक डैगर। सब थोड़े खराब हो चुके थे। मैंने रिन्यू बोला और इंस्टेंट में सब वेपन न्यू हो गए। अब मैं रेडी था। मैंने रात होने का वेट किया। जब गार्ड चेंज हुआ तब मैंने चांस लिया। नॉर्थ गेट वाले एरिया में गेट से काफी ज्यादा सुना था। सिर्फ 2 गार्ड्स थे, वो भी आधे सोए हुए। मैंने उन्हें अलर्ट नहीं किया। कैमरास के ब्लाइंड स्पॉट का यूज करके एक नई रोप निकाली जो मैंने रिन्यू की थी और आसानी से 3 मीटर ऊंची वॉल क्रॉस कर ली। वॉल के बाहर एक खाली जमीन थी और दूर अंधेरे में एक फैक्ट्री दिख रही थी, बिल्कुल किसी लोहे के मॉन्स्टर की तरह। हवा में हल्की सी बदबू थी और कभी कभी ज़ॉम्बीज़ की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने स्टील पाइप टाइट पकड़ा और झुककर धीरे धीरे फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पास गया ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ने लगी। मैं एक टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गया और अंदर झांका। फैक्ट्री के गेट पर कम से कम 10 से ज्यादा ज़ॉम्बी थे। वो सब एक जगह पर जमकर आयरन गेट को जोर से पीट रहे थे और अंदर से हल्की सी रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मेरे दिल ने तुरंत पहचान लिया, मेरे पेरेंट्स अंदर थे। मेरा खून खोल गया, लेकिन मैं सीधा अटैक नहीं कर सकता था। साइड में एक लाइन थी ऊंची विंडोज की, लगभग 4 मीटर ऊपर। शायद मैं वहां से घुस सकता था। मैंने एक पत्थर उठाया और दूर खड़ी कार पर पूरी ताकत से फेंका। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी मुड़ गए और धीरे धीरे साउंड की तरफ चल दिए। मैंने चांस लिया और सीधा फैक्ट्री की दीवार की तरफ दौड़ा। बैकपैक से रोप निकाली, एक हुक बांधा और ऊपर फेंक दिया। हुक विंडो के फ्रेम में अटक गया। मैंने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी रोप चढ़ गया। विंडो से अंदर घुसते ही मैं सीधा फ्लोर पर लैंड हुआ। अंदर अंधेरा था, बस चांद की थोड़ी रोशनी टूटे हुए रूफ से आ रही थी। पुरानी मशीन्स, लोहा सब इधर उधर पड़ा था। दूर से आवाजें आ रही थी,
मैंने धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। एक कोने में मैंने देखा बहुत सारे सर्वाइवर्स थे, ज्यादातर बूढ़े और बच्चे। मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ घुटनों में सर डालकर रो रही थी और मेरे पापा उसे संभाल रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से बोला, मॉम, डैड। सब लोग एक साथ मेरी तरफ मुड़ गए। मेरे पेरेंट्स ने जैसे ही मुझे देखा, उनका एक्सप्रेशन शौक से सीधा खुशी में बदल गया। मेरी माँ तुरंत उठकर मेरे पास दौड़ी और हम तीनों जोर से गले लग गए। इस बेकार सी दुनिया में ये मोमेंट सबसे प्रीशियस था, लेकिन ये मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं चला। फिर कोई बोला, अरे ये नया आदमी कहाँ से आ गया? एक कड़वी आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत अलर्ट हो गया। एक आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक बड़ा सा स्कार था। उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग लोग खड़े थे। क्लियरली वो यहाँ का लीडर था। उसने मुझे घूर कर देखा, फिर उसने बोला, अच्छा है, अकेला यहाँ तक आ गया। बैकपैक में क्या है, सब बाहर निकाल। मैंने अपने पेरेंट्स को पीछे किया और सीधा उनकी आंखों में देखा और बोला, ये मेरा सामान है। वो हंसा और उसने कहा, लगता है तुझे सिचुएशन समझ नहीं आई। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, सब मेरा है। उसने अपना हाथ उठाया और एक धमकी दी। उसके आदमी मुझे घेरने लगे। बाकी लोग चुप थे, डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मेरे पापा ने तुरंत मुझे पीछे किया और उस आदमी से बोले, भाई मेरा बेटा समझदार नहीं है, जो है हम दे देंगे, बस उसे छोड़ दो। वो आदमी हंसा और बोला, अब सिर्फ सामान नहीं, उसकी जान भी चाहिए। जैसे उसने हाथ बढ़ाया मुझे पकड़ने के लिए, मैंने वेट नहीं किया, मैं सीधा आगे बढ़ा। स्टील पाइप मेरे हाथ में था और मैंने उसकी कलाई पर जोर से मारा। आवाज आई क्रैक की। उसकी कलाई अजीब से एंगल पर मुड़ गई। सब लोग शौक में जम गए। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं लड़ूंगा। वो आदमी दर्द से चिल्लाया, मुझे मारा, पकड़ो इसे। उसके आदमी तुरंत मुझ पर टूट पड़े। मैंने बैकपैक पेरेंट्स को दे दिया और स्टैंस ले लिया। एक ने वुडन स्टिक से अटैक किया। मैं साइड में हुआ और पाइप से सीधा उसके वीक पॉइंट पर मारा तो वो तुरंत गिर गया। मैं आलतू फालतू मूव्स नहीं कर रहा था। मैं हर हिट उनके वीक स्पॉट पर मार रहा था, सिंपल डिफेंस के साथ। 2 लोग गिर चुके थे, बाकी लोग डर गए। स्कार वाला आदमी मुझे गुस्से और शौक दोनों में मिक्स में देख रहा था। तू कौन है? म्यूटेंट है क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे ठंडी नजर से देखा। मेरे अंदर का सारा गुस्सा इस मोमेंट में बाहर आ रहा था। मैंने कहा, या तो निकल जा या मर जा। मेरी आवाज ठंडी थी लेकिन पूरे रूम में गूंज रही थी। वो आदमी हिल गया, लेकिन उस वक्त फैक्ट्री का आयरन गेट जोर से हिलने लगा। सब लोग पैनिक में आ गए। गेट टूट रहा था। सब लोग डोर की तरफ भागे और उसे रोकने लगे, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा थे। गेट ऑलरेडी पुराना और रस्टी था, कभी भी टूट सकता था। मेरे पेरेंट्स भी डर से कांप रहे थे। मैंने गेट को देखा, पुराना टूटा हुआ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं आगे बढ़ा। पागल हो गया, किसी ने चिल्लाया, लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैंने अपने हाथ गेट पर रखा और धीरे से बोला, रिन्यू। अगला मोमेंट सब शौक में जम गए। गेट जो अभी तक टूट रहा था वो धीरे धीरे सीधा होने लगा। डेंट्स गायब हो गए, रस्ट क्लीन हो गया और एकदम नया स्ट्रॉन्ग स्टील का गेट बन गया। ज़ॉम्बीज़ बाहर से मारते रहे, लेकिन अब वो हिल भी नहीं रहा था। पूरा हॉल चुप हो गया। सब मुझे देख रहे थे। स्कार वाला आदमी भी, उसका मुंह खुला रह गया। तू रिपेयर टाइप है? मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे देखा और अब उसकी आंखों में लालच नहीं, सिर्फ डर था। फिर उनमें से एक आदमी ने बोला, बॉस हम गलत थे। उसने धीरे से बोला और सीधा पीछे हट गया। बाकी लोग भी तुरंत साइड हो गए। अब पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में था। मैं धीरे से अपने पेरेंट्स के पास गया। मेरी माँ मुझे देख रही थी, आंखों में शौक और गर्व और थोड़ा डर भी। मैंने बोला, माँ डर मत, मैं हूं ना। मैंने उसका हाथ पकड़ा। फिर मैंने अपने बैग से खाना निकाला, एक सेल्फ ईटिंग फूड बॉक्स, एक सॉसेज और एक बोतल पानी। मैंने बोला, माँ पापा पहले कुछ खा लो। जैसे ही खाने की स्मेल फैली, पूरे हॉल के लोग मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में भूख थी और डेस्परेशन भी। स्कार वाला आदमी और उसके लोग भी देख रहे थे, लेकिन कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एपोकलिप्स में फूड का मतलब पावर था और अब वो पावर मेरे पास थी। मैं धीरे से उस कार वाले आदमी की तरफ बढ़ा और मैंने कहा, अब से यहाँ मैं रूल करूंगा। मेरी आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, लेकिन हर किसी ने क्लियरली सुन ली थी। स्कार वाला आदमी एक सेकंड के लिए जम गया, फिर उसने धीरे से सर झुकाकर बोला, समझ गया बॉस। एब्सोल्यूट पावर प्लस अनलिमिटेड सप्लाईज किसी भी लीडर को गिरा सकते हैं। मैंने उन्हें नहीं निकाला। एपोकलिप्स में मैन पावर भी रिसोर्स होता है। मैंने उन सबको काम दे दिया। कुछ लोग गार्ड बनेंगे, कुछ लोग बाहर ज़ॉम्बीज़ क्लियर करेंगे, बाकी लोग सफाई और सेटअप करेंगे और मैं सप्लाई संभालूंगा। हर दिन मैं एक अलग रूम में जाता और प्रिटेंड करता कि इन्वेंट्री चेक कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं रिन्यू यूज करके फूड, वाटर और डेली यूज आइटम क्रिएट कर रहा था। बॉक्सेस के बॉक्सेस भरते जा रहे थे। जब लोग देखते, उनकी आंखों में रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था मेरी एबिलिटी स्टोरेज टाइप है जिसमें इन्फिनिट सामान है। मुझे उन्हें सच बताने की जरूरत नहीं थी, बस रिजल्ट इंपॉर्टेंट था। धीरे धीरे फैक्ट्री एक प्रॉपर बेस बन गई। लोगों के चेहरों पर फिर से जान आ गई।
मेरे पेरेंट्स अब मेरे असिस्टेंट्स बन गए थे। वो लोगों को मैनेज करते थे, सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट करते थे और लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते। उनकी लॉस्ट डिग्निटी वापस आ गई थी। सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन मेरे दिल में एक कांटा अभी भी था। ब्रदर बाओ, उसने मेरे पेरेंट्स जैसे लोगों को बाहर फेंक दिया था, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। ये बात मैं भूल नहीं सकता। और सिर्फ रिवेंज नहीं, उसका कॉम्प्लेक्स भी चाहिए था। स्ट्रॉन्ग वॉल्स, बेटर लिविंग कंडीशंस। मुझे अपने लोगों के लिए एक प्रॉपर घर बनाना था। टाइम आ गया था वापस जाने का। एक हफ्ते तक मैंने प्रिपरेशन की। फैक्ट्री में मिले हुए कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंने रिन्यू करके उन्हें बिल्कुल नया बना दिया, फुल बैटरी जैसे अभी शोरूम से आए हूँ। फिर मैंने प्रोटेक्टिव गियर बनाया, हेलमेट्स, सूट्स और स्टील बूट्स सब ब्रांड न्यू। वेपन्स के लिए स्टील रोड को शार्पन करके स्पेयर्स बनाए। एक्सेस, पाइप्स सब रेडी था। स्कार वाला आदमी और उसके लोग अब कम्प्लीटली लॉयल हो चुके थे। उन्हें फूड मिल रहा था, गर्म कपड़े मिल रहे थे। एपोकलिप्स में ये सब लग्जरी था। मैंने 20 सबसे स्ट्रॉन्ग लोग सिलेक्ट किए। स्कार वाला आदमी भी उनमें था। डिपार्चर से पहले मैंने उन्हें देखा, सब रेडी थे। मैंने बस एक लाइन बोली, इस बार हम भीख मांगने नहीं जा रहे, हम अपना हक लेने जा रहे हैं। किसी ने डाउट नहीं किया, सब गाड़ियों में बैठ गए। हम सीधा लुआन कॉम्प्लेक्स की तरफ चले गए। जैसे ही हम नॉर्थ गेट पर पहुंचे, गार्ड्स ने हमें देख लिया। उनके चेहरे पर शौक था। अरे ये तो वो लोग हैं जो निकाले गए थे, अब वापस क्यों आए हो? स्कार वाला आदमी आगे बढ़ा और कॉन्फिडेंटली बोला, हम कोऑपरेशन के लिए आए हैं। गार्ड हंसा, कोऑपरेशन तुम लोग? तब मैं गाड़ी से उतरकर आगे गया। जाके ब्रदर बाओ को बोलो लिन फान वापस आ गया है। गार्ड ने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मेरी प्रेजेंस देखकर समझ गया कि मैं लीडर हूँ। थोड़ी देर बाद गेट खुला और ब्रदर बाओ खुद बाहर आया। उसके साथ काफी लोग थे और उसमें से एक थी सैन लिंग। ब्रदर बाओ एक मोटा आदमी था, आंखों में चलाकपन और एरोगेंस। उसने मुझे देखा, फिर मेरी टीम को, फिर हमारे इक्विपमेंट को। उसकी आंखों में अचानक लालच आ गया। अरे लिन फान, लगता है कुछ दिन में ही अमीर हो गए। मैंने सीधा बोला, मुझे अपने लोगों के साथ यहाँ रहना है। वो जोर से हंसा, ये जगह मेरी है, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? मैंने हाथ उठाया। स्कार वाला आदमी एक बॉक्स ले आया, अंदर फुल पैक्ड बिस्किट्स थे, बिल्कुल नए। सब लोग शौक में देखने लगे। एपोकलिप्स में ये सोने से भी ज्यादा कीमती था। डील सिंपल है, मेरे लोग यहाँ रहेंगे, मैं फूड प्रोवाइड करूंगा, तुम सिक्योरिटी संभालो, हम दोनों मिलकर रूल करेंगे। ब्रदर बाओ का फेस डार्क हो गया। तू मेरे इक्वल बनेगा? पागल हो गया है क्या? फिर उसने कोल्ड टोन में बोला, सब सामान यही छोड़ और अपने लोगों के साथ निकल जा, बस तुझे और तेरे पेरेंट्स को रहने दूंगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मतलब तू मेरा सब कुछ लेना चाहता है और मेरे लोगों को भगा देना चाहता है? क्या बढ़िया डील है। मैंने धीरे से हाथ उठाया और पीछे एक टॉल बिल्डिंग की तरफ पॉइंट किया। लास्ट चांस, या तो हमें अंदर आने दो या मैं इस बिल्डिंग को गायब कर दूंगा। सब लोग एक सेकंड के लिए चुप हो गए, फिर जोर से हंसने लगे। ब्रदर बाओ तो हंस के पागल हो गया और उसने कहा, इसे पकड़ो, ड्रामा कर रहा है। लेकिन सैनलिंग नहीं हंसी, वो सिर्फ मुझे देख रही थी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। मैंने काउंट स्टार्ट किया, 3, 2, 1 और फिर मैंने धीरे से बोला, रेन्यू। जैसे ही मैंने रिन्यू बोला, पूरा माहौल एक सेकंड के लिए बिल्कुल चुप हो गया, जैसे वक्त रुक गया हो। सबकी नजर उस बिल्डिंग पर थी, वो 30 फ्लोर की बिल्डिंग जो कॉम्प्लेक्स का सिंबल थी। अगला मोमेंट बिल्डिंग हल्की सी ब्लिंक करने लगी, जैसे कोई ग्लिच हो रहा हो। उसके एजेस धुंधले होने लगे, फिर ट्रांसपेरेंट, और एक सेकंड के अंदर पूरी बिल्डिंग गायब। कोई भी आवाज नहीं हुई, वहां सब सिर्फ खाली जमीन थी, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सब लोग जम गए, किसी को समझ नहीं आया क्या हुआ। कुछ लोगों के हाथ से वेपन्स गिर गए, कुछ लोग सीधा पीछे हट गए। ब्रदर बाओ का चेहरा सफेद पड़ गया, वो सीधा जमीन पर गिर गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसके गार्ड्स जो अभी तक कॉन्फिडेंट थे, सीधा भागने लगे। कुछ रो रहे थे, कुछ चीख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई भगवान या शैतान देख लिया हो। 200 गार्ड्स का पूरा सिस्टम एक सेकंड में टूट गया। सैन लिंग और उसकी टीम वो अभी भी खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर भी शौक था। उसका हाथ जो स्वॉर्ड पकड़े हुए था, हल्का सा कांप रहा था। उसने मुझे देखा बिल्कुल अलग नजर से। अब मैं कोई नॉर्मल सर्वाइवर नहीं था, उनके लिए मैं कुछ और ही बन चुका था। मैं धीरे धीरे ब्रदर बाओ की तरफ बढ़ा। वो अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। मुझे देखकर डर से पीछे हटने लगा। फिर मैंने उससे पूछा, क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? मैंने शांत आवाज में पूछा। उसने तुरंत जोर से सर हिला दिया। हाँ हाँ प्लीज अंदर आ जाओ। मैं उसे इग्नोर करके पीछे मुड़ गया। मैंने अपने लोगों को सिग्नल दे दिया। वो सब अभी भी शौक में थे। अब उनकी आंखों में बस एक चीज थी, अंधा भरोसा। वो मेरे पीछे चल पड़े। कॉम्प्लेक्स के अंदर सब लोग हमें देख रहे थे, कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सैन लिंग और उसकी टीम चुपचाप साइड में हो गए, जैसे हमें एंट्री दे रहे हो। उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, ये जगह अब मेरी है। कॉम्प्लेक्स का कंट्रोल लेने के बाद सबसे पहला काम मैंने किया, सिस्टम चेंज। ब्रदर बाओ और उसके क्लोज लोगों को मैंने पकड़ लिया। उन्हें मारा नहीं, लेकिन उनकी पावर छीन ली। मैंने उन पर रिन्यू यूज किया, उनके बॉडी को उस स्टेट में लाया जब उन्होंने अपनी एबिलिटी अवेकन नहीं की थी। एक सेकंड में वो नॉर्मल इंसान बन गए। ब्रदर बाओ जो पहले अर्थ टाइप एबिलिटी यूजर था, अब बस एक मोटा हेल्पलेस आदमी रह गया। उसकी आंखों में जो निराशा थी, वो देखकर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सब वो डिजर्व करता था। सैन लिंग और उसकी टीम, मैंने उन्हें एलिमिनेट नहीं किया। वो लोग अलग थे, डिसिप्लिन्ड, लॉयल
और सच में स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसे लोग चाहिए थे। मैंने उसके सामने एक ब्रोकन टैंक स्वॉर्ड रखी और उसे टच किया और बोला रिन्यू। स्वॉर्ड तुरंत बिल्कुल नई हो गई और फिर मैंने एक एक्सपायर्ड मशीन बॉक्स उठाया, रिन्यू किया, वो फ्रेश बन गई। सैनलिंग सब देख रही थी। उसकी आंखों में समझ आ रहा था मेरी एबिलिटी क्या है। ना ये स्टोरेज है ना रिपेयर, ये कुछ और ही है, कुछ जो समझ के बाहर है। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से सर झुका दिया। आज से लायरेंस कोड आपके अंडर काम करेगी। उसके पीछे पूरी टीम ने भी सर झुका दिया। उस मोमेंट मेरा कंट्रोल कंप्लीट हो गया। मैंने नए रूल्स बनाए। यहाँ सब लोग बराबर हैं, चाहे एबिलिटी हो या ना हो, सबको काम करना होगा। काम के बदले खाना मिलेगा। और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स का सिस्टम स्टेबल हो गया। लोग खुश रहने लगे, ऑर्डर वापस आने लगा। जो लोग गलत काम करते थे उन्हें हटा दिया गया। मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर प्राउड फील करते थे। उन्होंने कभी नहीं पूछा मेरी एबिलिटी एग्जैक्टली क्या है। उन्हें बस इतना पता था उनका बेटा अब सबका सहारा बन गया है। लेकिन मेरा दिमाग यहीं रुकने वाला नहीं था। मैंने सोचना शुरू किया मेरी एबिलिटी की लिमिट क्या है। मैं सामान को रिन्यू कर सकता हूँ, बिल्डिंग्स को रिन्यू कर सकता हूँ, तो क्या मैं इंसान को भी रिन्यू कर सकता हूँ? मुझे आंसर जल्दी मिल गया। एक गार्ड था जिसे ज़ॉम्बी ने स्क्रैच किया था। वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। सब लोग कह रहे थे इसे बचाया नहीं जा सकता। मैंने सबको रूम से बाहर भेज दिया, डोर बंद किया और उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखा और धीरे से बोला रिन्यू। सॉफ्ट व्हाइट लाइट उसकी बॉडी को कवर करने लगी। उसके चीखने की आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और फिर बंद हो गई। मैंने देखा उसकी बॉडी पूरी नॉर्मल हो रही थी। इन्फेक्शन गायब हो रहा था। वो बच गया। मैं सक्सेसफुल हो गया। इसका मतलब ज़ॉम्बी वायरस का क्योर मैं हो सकता हूँ। मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर गया। अगर मैं सबको ठीक कर सकता हूँ तो क्या मैं इस एपोकलिप्स को भी खत्म कर सकता हूँ? एक बड़ा प्लान मेरे दिमाग में फॉर्म होने लगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक पर्सनल काम बाकी था। मैंने सैनलिंग को बुलाया। मुझे एक टीम के बारे में इन्फो चाहिए। फ्लेम ग्रुप लीडर चैन यान, उसके साथ लियो रोहन। सैनलिंग ने मैप निकाला और सिटी के ईस्ट साइड में एक लोकेशन पॉइंट किया। वो लोग एक बड़े सुपरमार्केट में बेस बनाकर बैठे हैं। उनका लीडर चैन यान फायर टाइप एबिलिटी यूजर, काफी स्ट्रॉन्ग है। मैंने हल्का सा स्माइल किया और बोला कल हम उनसे मिलने जा रहे हैं।